उसमें लैंगिक जनन का कार्य पुष्प द्वारा ही होता है, क्योंकि आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं कि फूल के 4 भाग होते हैं और उसी में आप पुमंग पढ़े होंगे, जायांग पढ़े होंगे, जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप नीचे क्लास में उसको पढ़े होंगे पुंकेसर, स्त्री केसर के नाम से। तो फूल को आप दैनिक जीवन में देखे होंगे कि वह तना से किस प्रकार लगा रहता है। फूल एक डंठल के द्वारा तना से जुड़ा रहता है। इस डंठल को हम लोग बोलते हैं पेडिसील, यहाँ CEL है, सुधार लेना, पुष्प वृंत। और इसमें भी कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें ये पेडिसील नहीं होता है, और जिसमें नहीं होता वो कहलाता है अवृंत सेसाइल। जिसमें डंठल होता है, डंठल से तना से जुड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सवृंत। तो सवृंत और अवृंत 2 तरह का फूल हुआ। अब एक प्रारूपिक फूल में, जो कि आपको डायग्राम में हमने दिखाया है, पुष्प पत्रों की 4 होल होती है। होल का हुआ चक्र चारों तरफ से, जो एक छोटे अक्ष पर विन्यस्त रहती है, यानी व्यवस्थित रहती है। इस अक्ष को ही हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। वस्तुतः पुष्पासन जो है, पुष्प वृंत की चोटी ही बढ़ करके पुष्पासन का रूप ले लेती है, यानी पुष्पासन पुष्प वृंत की चोटी से ही बनता है। और पुष्प वृंत हुआ पुष्प जिस डंटी से, डंठल से लगा होता है, वो पुष्प वृंत है। तो इसी पुष्पासन पर फूल के अन्य भाग, जो आप 4 भाग पढ़े, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, उसी को हमने लिखा है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेशियम। ये क्रमवार ढंग से व्यवस्थित होता है, लगा रहता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलिक्स और कोरोला, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ये फूल का सहायक अंग है, जो उसे आकर्षित बनाता है और पुमंग और जायांग की सुरक्षा भी करता है। पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और गायनेशियम, ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव अंग है, जनन अंग है। और जब पुष्प में चारों पुष्प पत्र उपस्थित होता है, तो हम लोग उस पुष्प को बोलते हैं ये पूर्ण है, कंप्लीट है। और यदि उसमें से कोई एक भी भाग अनुपस्थित है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, कोई भी अनुपस्थित हो तो। इसके बाद आपको जानना है कि द्विलिंगी और उभयलिंगी। द्विलिंगी को भी आप देख लेंगे कि आप किस प्रकार से लिखते हैं। द्विलिंगी हुआ बाइसेक्सुअल। तो द्विलिंगी हम लोग किसको कहते हैं? जब दोनों जनन अंग उपस्थित हो, यानी पुमंग और जायांग, ये दोनों अगर उपस्थित हो, तो हम लोग उस पुष्प को बोलते हैं द्विलिंगी। और यदि एक, यानी या तो पुंकेसर हो या तो फिर स्त्री केसर हो, तो हम लोग उस पुष्प को बोलते हैं एकलिंगी। एक ही जनन अंग पाया जाता है, तो वो हुआ एकलिंगी। और यदि पुमंग और जायांग ये दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित हो, तो हम लोग उसको उभयलिंगाश्री भी, उभयलिंगी भी कहते हैं। इसके बाद आप जंतु का वर्गीकरण जब पढ़ रहे थे, तो आपको हम सम्मित के बारे में बतलाए थे। उसी प्रकार से ये शब्द भी आप जब फैमिली पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द आएगा। त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित,
और असम्मित। यदि हम किसी फूल को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, एक वर्टिकल सतह से उदग्र तल से दो बराबर खंड में बांट देते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं त्रिज्या सममित, और इसी को हम लोग नियमित भी बोलते हैं। जैसे है सरसों, आप देखेंगे उसको आप एक वर्टिकल सतह से आप उसको दो बराबर खंड में बांट देंगे, यानी जब हम फूल को दो बराबर भागों में विभाजित कर दें तो हम लोग उसको बोलते हैं त्रिज्या सममित। सरसों है, धतूरा है, मिर्च है। और एक व्यास सममित, तो एक व्यास सममित में जब एक उदग्र तल से उसको दो बराबर भागों में काट दिया जाए, जब फूल को केवल एक विशेष है ना वर्टिकल सतह से दो समान भागों में काट देते हैं, विभक्त कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक व्यास सममित। ये फूल भी कहलाता है नियमित, यानी त्रिज्या सममित करो या एक व्यास सममित करो तो दो समान खंड में ये विभक्त होगा, इसलिए ये दोनों नियमित कहलाता है। मटर में, सेम में, गुलमोहर में एक व्यास सममित आप देखेंगे। उसके बाद है अनियमित, कि यदि हम किसी फूल को किसी भी तल से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं असम्मित, और ये अनियमित कहलाता है। फिर पुष्प पत्रों की संख्या समान या आपस में गुणज होती है तो हम लोग उस फूल को बोलते हैं ये समावयवी है, आइसोमर्स है। और इसी प्रकार पुष्प पत्र की संख्या अगर दो है तो हम लोग उसको बोलते हैं ये द्वितयी है, बाइमेरस। अगर तीन है तो उसको बोलते हैं ट्राइमेरस, त्रितयी है। अगर चार है तो उसको टेट्रामेरस, चतुस्तयी, पेंटामेरस भी होता है। तो इस प्रकार से ये गुणज में हो सकता है। कुछ फूल को ना हम लोग देखे होंगे कि पुष्पासन, जहाँ पुष्पवृंत है ना उसी के पास, पुष्पासन के नीचे वाला भाग पुष्पवृंत है और उससे ना छोटी छोटी हरे रंग की पत्ती के समान रचनाएं निकली रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं सहपत्री। और जिसमें होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है। जिसमें होता है उसको हम लोग सहपत्री बोलते हैं, और जिसमें ये नहीं होता है या सहपत्र विहीन होता है। आप अड़हुल के फूल में देखेंगे उसमें आपको सहपत्री दिखाई देगा। तो पुष्प के मुख्य रूप से कौन कौन से भाग हुए? तो मुख्य रूप से पुष्प का भाग में आप जानेंगे पुष्पवृंत, पेडिसिल, जिससे डंठल से पुष्प तना से जुड़ा रहता है। दूसरा हुआ पुष्पासन, कि पुष्पवृंत की चोटी ही बढ़ कर के पुष्पासन का रूप ले लेता है और उसी पर पुष्प का अन्य अंग स्थित होता है, जुड़ा रहता है। तीसरा है कैलिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दल के मिलने से बना है और बाह्य दल को हम लोग बोलते हैं, इसकी इकाई कहलाती है सेपल्स। ये प्रायः हरे रंग का पत्ती की तरह रचना है जो फूल के आधार से लगी रहती है और इसको सामूहिक रूप से हम लोग कैलिक्स के नाम से जानते हैं। बाह्य दल फूल के खुलने से पहले उसकी सुरक्षा भी करता है। चौथा नंबर है कोरोला। तो ये बना है दलों के मिलने से, वो हुआ बाह्य दल पुंज और ये कहलाता है दल पुंज कोरोला। तो दल को हम लोग बोलते हैं पेटल्स, यानी कोरोला की इकाई पेटल्स है। और बाह्य दल के चक्र में अंगों के भीतरी चक्र को दल और उसके समूह को हम लोग दलपुंज कहते हैं। ये दलपुंज पुष्प का सुंदरतम भाग है और
पेटल्स के भिन्न भिन्न रंग होते हैं और इसी रंग के द्वारा कीट को वह अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परागण की क्रिया भी आसानी से हो जाती है। इसमें सुगंध भी होता है। और 5वां नंबर में हमने लिखा है पेरिएंथ। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों आपस में परस्पर एक साथ जुड़ा रहता है, उसमें अंतर नहीं दिखता। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं परिदल पुंज, और इसके प्रत्येक सदस्य को हम लोग टेपिल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप जानेंगे पुष्प का जनन अंग, जो अगले क्लास में जानेंगे।